संगठन का गठन, आज बात इसी पर करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अमनदीप है और आप छत्तीसगढ़ डिबेट देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों अपने अपने संगठन के गठन की कवायद में जुट गई है। भाजपा में संगठन चुनाव जारी है। इसी कड़ी में प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन दिल्ली में बड़ी बैठक ले रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत प्रदेश के दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपने संगठन की मजबूती के लिए कमर कस ली है। पीसीसी चीफ दीपक बैज दिल्ली में आला नेताओं से मुलाकात कर बदलाव के लिए सहमति बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए भले ही दोनों दल दिल्ली में हाईकमान की शरण में हैं, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा नेता प्रदेश में बैठक करने की साहस नहीं कर पा रहे हैं। कई जिलों में हुई बैठक में मारपीट और गाली गलौज की बात से भाजपा डरी हुई है। दिल्ली में बैठक कर भाजपा सच्चाई से आंखें मोड़ रही है, मगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के दिल्ली दौरे पर कांग्रेस नेता बैकफुट पर नजर आए और यह कहकर बचाव किया कि शीर्ष नेताओं से मुलाकात सामान्य शिष्टाचार है। दिल्ली मुख्यालय है, इसलिए वहां जाना स्वाभाविक है। राष्ट्रीय नेताओं से प्रदेश कार्यकारिणी पर चर्चा होनी है। दिल्ली में बैठक पर भाजपा ने कहा कि बैठक में संगठन चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। संगठन चुनाव के प्रभारी खूबचंद पारख रिपोर्ट पेश करेंगे। जिला अध्यक्षों के नाम पर भी चर्चा होगी। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले नेतागण क्या कह रहे हैं, ये सुन लेते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी दिल्ली गए हुए हैं, वहां वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करना है। सामान्य और सौजन्य मुलाकातों का सिलसिला है। क्योंकि पार्टी का मुख्यालय दिल्ली में है, वरिष्ठ नेतागण, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लेके तमाम नेतागण दिल्ली में रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रदेश अध्यक्ष जी समय समय पर दिल्ली में जाते हैं। प्रदेश प्रभारी के साथ भी उनकी मुलाकात होती है। इसके अलावा प्रदेश कार्यकारिणी के संबंध में भी चर्चा होने की संभावना है। प्रदेश कार्यकारिणी के भी प्रस्ताव यहाँ से दिल्ली भेजा गया है। तो प्रदेश अध्यक्ष जी के दौरे के बहुत अनेक कारण हैं। हमारे जो संगठन के पर्व चल रहे हैं, संगठन के कार्यक्रम चल रहे हैं, आगामी कार्य योजना को लेकर, और महत्वपूर्ण बैठक है। हमारे आदरणीय क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी, आदरणीय महामंत्री संगठन पवन साय जी, और हमारे संगठन के जो चुनाव के जो निर्वाचन अधिकारी हैं खूबचंद जी, ये सभी साथ में जा रहे हैं। शुद्ध रूप से संगठन की बैठक है। और चलिए इस पर चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। परिचय मैं आपका करा देता हूं। हमारे साथ वासु शर्मा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वासु जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। अनिल सिंह चौहान है, तेज तर्रार नेता है कांग्रेस के, बहुत स्वागत करता हूं अनिल जी आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार के सिकंदर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। अनिल जी, अभी मैं संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला जी को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि दिल्ली जाना स्वाभाविक है क्योंकि पार्टी का मुख्यालय वहां पर है। ऐसे में तो बीजेपी का भी मुख्यालय दिल्ली में है, तो विष्णुदेव साय भी तो बीजेपी मुख्यालय दिल्ली जा सकते हैं। अमन जी, भी दोनों बातों में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी का रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है, हमारा सिर्फ मुख्यालय दिल्ली में है। भारतीय जनता पार्टी में चाहे विधानसभा के उम्मीदवारों की सूची देखिए, सांसद के जो उम्मीदवार लोकसभा के उम्मीदवार थे उनकी सूची देखिए, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के चयन में आप देख लीजिए, एक निर्णय करने में सरकार सफल नहीं है। वहां से रिमोट कंट्रोल दबता है, तब यहां कार्रवाई होती है। इसी चक्कर में आज कानून व्यवस्था से लेकर सारी चीजें प्रदेश में ठप हो गई हैं। एक साल में सरकार का दम फूल गया है। दूसरी बात आप देखिएगा कि जो इनके संगठन चुनाव भी हो रहे हैं, उसमें जूतम पैजार चरम पर है। ये प्रदेश स्तर पर बैठक बुलाने की स्थिति में नहीं है। इनके चुनाव प्रभारी खूबचंद पारख जी की भी सांसें फूल गई हैं। तो स्थिति देखिए, भारतीय जनता पार्टी में उलट है। हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसको भाजपा तरह तरह की अफवाह फैलाती है, लेकिन हमारे यहाँ दीपक बैज जी वहां गए हैं, तो उन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर एक जो प्रस्ताव भेजा है वहां उसको लेकर चर्चा होगी। कुछ जिलों में जिलाध्यक्ष की घोषणा होनी है, तो स्मूथली और इस तरह की वो आना जाना और यहाँ की रिपोर्ट देना, इस तरह की चीजें चलती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उलट है। सरकार और संगठन सभी कुछ दो लोगों पर डिपेंड है, और वही दो लोग निर्णय करते हैं और वही दो लोग रिमोट रखते हैं। तो देखिए, बहुत फर्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। हमारा लिखित संविधान है, हमारी परंपराएं अलग हैं, लोकतांत्रिक परंपराएं हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है, सिर्फ दिखावा है और लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ दमन है। और सबसे बड़ी बात यह है अमनदीप जी, अभी आप देखिएगा 10 वर्षों में 400 से अधिक आयातित नेताओं को, दूसरे दलों से लाकर नेताओं को बड़े बड़े पद दिए गए हैं। संगठन में, सत्ता में, राज्यसभा लोकसभा भेजा गया है,
और ये वो लोग हैं जिनमें से अधिकांश पर स्वयं प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। तो भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर ये है, हमारे यहां वो लोग हैं जो एक स्थायी विचारधारा के हैं, संविधान को मानने वाले हैं, सद्भाव को मानने वाले हैं, प्रेम को मानने वाले हैं। ऐसे लोग कांग्रेस पार्टी में हैं जो एक सद्भावना देश में चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं। उनको किसी तोड़ फोड़ सांप्रदायिकता से मतलब नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का बेसिक फर्क है अमनदीप जी। चलिए ठीक है वासु जी मुस्कुरा रहे हैं आप। इन्होंने कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो रिमोट कंट्रोल है वो दिल्ली में है। अब अमन जी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, इनको आदत हो गई है दो लोगों की सुनने की, तो ये हर पार्टी को उसी नियत से देखते हैं। अमित शाह इनके यहाँ दो ही है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। और अंबानी वो जो कुछ कह तो दे बता रहे हो आप वो दोनों। परम सत्य है, उसके अलावा कांग्रेस पार्टी को कुछ दिखता नहीं। वो जो कह दे वही कानून वही संविधान, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के पास कुछ नहीं है। दूसरी बात, जहां तक हमारी भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, 24 घंटे 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। अभी निश्चित रूप से हमारा संगठन पर्व चल रहा है। संगठन पर्व के नाते हमने पहले बूथ चुनाव किया, बूथ अध्यक्ष चुना, उसके बाद मंडल अध्यक्ष, लगभग 390 मंडल के कुछ मंडल बचे होंगे, लेकिन लगभग मंडलों में मंडल अध्यक्ष की घोषणा हो गई। अब जिला अध्यक्षों की घोषणा है। ये चुनाव प्रक्रिया है और निश्चित रूप से वो चल रहा है। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में मीटिंग थी, कुछ नेता वहां पर थे, तो दिल्ली में मीटिंग और रखी गई, दिल्ली में मीटिंग हुई। और निश्चित रूप से आपने भी ठीक कहा कि दिल्ली मुख्यालय होता है, तो अपने शीर्ष नेता चर्चा करना कोई खराब बात नहीं है इसमें। लेकिन कांग्रेस जो कह रही है ना, छत्तीसगढ़ में बैठक नहीं कर पा रहे हैं, अरे आपके टाइप का हाल बीजेपी में नहीं है। अभी आप घोषणा तो कीजिए, एक आध मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष घोषणा करके दिखाइए नया, फिर आपके कार्यालय में तोड़ फोड़ और ये सब देखा है छत्तीसगढ़ की जनता ने, वो आगे भी दिखेगा। अनबन की खबरें कांग्रेस पार्टी में कितनी है ये सब जानते हैं। जहां तक ये कह रहे थे कि दूसरे की पार्टी के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया, अब आपके यहाँ कोई रहना नहीं चाहता। जानते हैं कांग्रेस डूबती जहाज है, कांग्रेस में देश का विकास करने की ताकत नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी में है, तो लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। तो इसमें कांग्रेस को दिक्कत क्यों हो रही भैया? कांग्रेस लोग जुड़ना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, लाइन लगाए हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। अब कांग्रेस के पास कोई नहीं जाना चाह रहा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आप अपनी पार्टी का विस्तार कीजिए, हम तो स्वागत करेंगे। चलिए ठीक है वासु जी। अनिल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। संगठन चुनाव को लेकर आप लोग भी लगातार मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं और बीजेपी भी मुस्तैदी से कार्य कर रही है। ग्राम स्तर पर आप भी पहुंच रहे हैं, बीजेपी भी पहुंच रही है, लेकिन आपके लिए सबसे बड़ा टास्क ये है, कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था अनिल जी, देश की 66% आबादी पर भारतीय जनता पार्टी अब राज कर रही है, कब्जा है बीजेपी का। ऐसे में आप लोगों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है लोगों तक पहुंचने की? देश के लगभग 100% हिस्से में ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों ने शासन किया था मनदीप जी, और हम लोगों ने संघर्ष किया और अंग्रेजों को उखाड़ फेंका। पॉलिसी सेम है, डिवाइड एंड रूल। वो अंग्रेजों की भी थी, भाजपा की भी है। कहीं आपने चुनाव के मसौदे में सुना कि रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो, रुपए के अवमूल्यन की बात हो, कटेंगे, काटेंगे, बांटेंगे? कहीं लगता है आपको संविधान परक है, लोकतांत्रिक नारे हैं ये? तो ये काटेंगे, बांटेंगे, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये ईसाई, देश का प्रधानमंत्री कहने लग जाए कि मैं कपड़ों से लोगों को पहचान लेता हूं कौन आतंकवादी है। आशय समझिए आप। मंगलसूत्र और मुजरे की बात कभी आपने सुनी थी किसी प्रधानमंत्री के मुंह से? तो ये पद का अवमूल्यन है। और ये दो लोग जो हैं, मोदानी है, कौन है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी को कौन व्यक्ति से चला रहा है और कौन एक नई ईस्ट इंडिया कंपनी खड़ा कर रहा है कि आपको टूथब्रश से लेकर एक बड़े से बड़ा सामान भी किसके स्टोर में खरीदना पड़ेगा। कौन है जिसको सार्वजनिक उपक्रम बेचे जा रहे हैं? कौन है जिसके लिए हिंदुस्तान को 255 लाख करोड़ के कर्जे में डाल दिया गया और उसका कर्जा लाखों करोड़ का माफ किया जाता है? एक तरफ किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कौन है जिसके सामने जांच एजेंसियां सरेंडर हो जाती हैं, हथियार डाल देती हैं? वो कौन है ऐसे लोग जिनके सामने सेबी प्रमुख मिमियाने लगते हैं? कौन लोग हैं जिनके सामने ईडी, आईटी, सीबीआई सभी मौन हो जाते हैं? तो देखिए ये सारा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी किसके लिए नीतियां बना रही है और कौन उनके लिए पूरा फाइनेंस लगा रहा है। रहा सवाल कि यहां विद्वान प्रवक्ता वासु जी ने कहा कि कांग्रेस के लोगों में भगदड़ है। अजीत पवार कांग्रेस के नहीं है और प्रधानमंत्री ने अपने श्रीमुख से कहा था कि 30,000 करोड़ का घोटालेबाज है, उसके इर्द गिर्द रहने में दिक्कत है। आज कहां है? हेमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कितने नाम गिनाऊं, जिसको स्वयं प्रधानमंत्री ने 150 लोगों को अपने श्रीमुख से भ्रष्ट कहा और आज वो भाजपा के प्रमुख हैं।
24 घंटे 365 दिन काम करने वाली पार्टी में भ्रष्टाचार का जिन पर आरोप प्रधानमंत्री स्वयं लगा रहे हैं, आज वो प्रमुख पदों पर बैठे हैं, तो बाकी कार्यकर्ताओं का क्या है? हमारे वासु भाई क्यों नहीं बनते बड़े पदों पर? चलिए ठीक है, वासु जी से जवाब ले लेते हैं। वासु जी कुछ कहना भी चाहते हैं, कहिए वासु जी। देखिए अनिल जी का तो मैं भी चाहता हूं, अनिल जी हमारे साथ रोज डिबेट बैठते हैं। अनिल जी भी विधायक चुनाव लड़े, सांसद चुनाव लड़े। मैं तो शुभकामनाएं देना चाहता हूं अनिल जी को। निश्चित रूप से उन्होंने मेरी चिंता की, इसके लिए भी साधुवाद देना चाहता हूं। निश्चित रूप से पार्टी का मैं छोटा कार्यकर्ता हूं, टीवी के माध्यम से बात रखने का अवसर पार्टी देती है तो आपके सामने मैं बात करता हूं। दूसरी बात, जहां तक ये कह रहे हैं कि हमने सब पार्टी, आपने भी कितनों भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में रखा है अनिल। अगर आप जिसका नाम ले रहे हैं कुछ समय तक आपके पार्टी में थे, आपके गठबंधन में थे, तब आप बचाव कर देते उन नेताओं का कि नहीं ये झूठे आरोप है, ये फर्जी आरोप है, ये इस टाइप की बातें हैं, उन पे आरोप सिद्ध नहीं हुए तो आरोपी कैसे बोल रहे हैं आप, ये आप ही लोग कहते थे। तो ऐसा नहीं होता, सब चीज अरे मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा नहीं चलेगा। दूसरी बात, आप कहते हैं आपकी पार्टी में लोकतंत्र कोई जांच तो मेरे को एक आपके ईडी आईटी सीबीआई के ऑफिस में ताला, नवीन जिंदल जी याद है आपको? 2 दिन में बंद हो गई थी जांच, एक मिनट, सिर्फ 2 दिन में। नवीन जिंदल जी पे प्रधानमंत्री ने ठीक है अनिल जी, सुन लेते हैं वासु जी को। अनिल जी वासु जी को सुन लेते हैं, उसके बाद में आपके पास आ जाता हूं। थी 35 नेताओं की जिन पर प्रधानमंत्री ने आरोप लगाए, और एक मुझे लगता है कि दोनों में से कोई एक बोलेगा तभी हमारे दर्शक अच्छी तरीके से सुन पाएंगे। अनिल जी, लोकतंत्र क्या होता है इनकी पार्टी में? देखिए, ये लोकतंत्र की बातें करते हैं। इन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में एक प्रदेश अध्यक्ष ने जारी किया था कि भाई जो ब्लॉक में आवेदन करेगा हम उसी को टिकट देंगे। आपने भी अमनदीप सुना होगा अभी जब चुनाव हुआ तो। लेकिन कहते हैं दक्षिण विधानसभा का उदाहरण दीजिए, वो महंत जी जांजगीर चांपा से आवेदन किए थे और वो आवेदन यहाँ से नहीं किया, जो आवेदन दक्षिण में किया था उनको टिकट नहीं दिया। टिकट दिया किनको? जो वहां से आवेदन किए। तो कहां से ये तय हुआ और किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, इनके जो प्रभारी मोहन मरकाम जी थे, इनके तो जिला अध्यक्ष तक की घोषणा वो दिल्ली के सचिवालय से हो रही थी। तो ये बताते हैं कि दिल्ली से कुछ नहीं होता। प्रभारी बगैर प्रदेश तो पूछे किसी को भी हटा दिया करती थी इनके जमाने में। ठीक है वासु जी, अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अनिल जी कहिए। अनिल जी को सुन लेते हैं। देखिए, ये जो उदाहरण दे रहे हैं कि हमारे यहाँ दिल्ली से घोषणा होती है, हमारी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे यहाँ की घोषणा निश्चित रूप से यहां से नाम जाते हैं और वहां से घोषणा होती है। इन्होंने जो सवाल उठाए कि 2-4 नाम हमने ऐसे दिए जो ब्लॉक में आवेदन नहीं दिए थे, डेफिनेटली हमारे प्रदेश अध्यक्ष और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पे कहा कि 2-4 जगह संगठन की आवश्यकताओं और पार्टी के कारण हम इस तरह के नियमों को शिथिल कर रहे हैं। लेकिन 86 सीटों में हमने नियमों को तो फॉलो किया, एक रूल तो था पार्टी में। आप क्या सिस्टम था साहब, आपको खुद ही नहीं पता। वासु जी को छोड़ दीजिए, प्रदेश अध्यक्ष को नहीं पता कौन फाइनल होगा, किसका नाम चल रहा है, कौन पैनल में है, किसी को नहीं मालूम। प्रदेश अध्यक्ष को नहीं मालूम। चलिए, बीजेपी सरप्राइज करती है। ठीक है अनिल जी, आपकी बात भी मान लेते हैं, बीजेपी सरप्राइज करती है। वासु जी, अनिल जी, बीजेपी सरप्राइज करती है, सरप्राइजिंग चेहरा अचानक से सामने निकल कर आता है। वरिष्ठ पत्रकार सर के सिकंदर सर हैं हमारे साथ। सर, नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, अभी विधानसभा का चुनाव हमने देखा, लोकसभा का चुनाव हमने देखा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस किस तरीके से पराजित रही, चुनाव हारी कांग्रेस। अब नगरीय निकाय के चुनाव हैं सर। नगरीय निकाय के चुनाव क्या कांग्रेस के लिए लिटमस पेपर टेस्ट साबित होंगे सर? क्या ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी लड़ाई होगी? नगरीय निकाय चुनाव कोई लिटमस पेपर नहीं है। स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि ये तब होता है जब उसके बाद कोई बड़ा चुनाव होना होता है। चूँकि नगरीय निकाय चुनाव तब हो रहा है जब विधानसभा का चुनाव हो गया, लोकसभा का चुनाव हो गया और नगरीय निकाय का चुनाव तब। नगरीय निकाय के चुनाव के परिणाम बाकी किसी दूसरे चुनाव पर असर नहीं डालेंगे, इसलिए बड़ा टेस्ट नहीं माना जा सकता है। निश्चित रूप से सरकार जिसकी होती है उसकी ज़्यादातर गठन होता है, वही चुने भी जाते हैं, ये आमतौर पर देखा गया है। इसके अलावा जिस क्षेत्र में जिसका प्रभाव होता है, चूँकि बिल्कुल नीचे स्तर का यह चुनाव है, स्थानीय स्तर का चुनाव है और स्थानीय चेहरा प्रभावित करता है, इसलिए ये निर्भर इस पर करता है। अभी देखिए, मेयर का चुनाव पहले विधायक पार्षद चुना करते थे, अब जो है वो सीधे होगा, एक तरह से लोकसभा के चुनाव के टाइप का होगा। तो निश्चित रूप से उस चुनाव, मेयर के चुनाव में ये दिखाई देगा कि जनता किधर जा रही है, कैसे चुन रही है। बाकी नीचे पार्षदों के चुनाव पे और जो सभासद वगैरह और चुने जाते हैं उस पर कोई उसका असर नहीं होगा।
दूसरी बात है, संगठन तो मजबूत करना दोनों ही पार्टी का अपना दायित्व है। उनका संगठन है, अब उनके कार्यकर्ता हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के भी कार्यकर्ता हैं। संगठन का चुनाव होना स्वाभाविक है। संगठन में नेताओं की अदला बदली, उनके दायित्व, उनको प्रभार ये देने की प्रक्रिया चलती रहती है। उस पर पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये राजनीति क्यों हो रही है और एक दूसरे पर दोनों आरोप लगा रहे हैं, जबकि दोनों ही इस दल इस मामले में अधूरे हैं। क्योंकि अगर बीजेपी चौंकाने का परिणाम करती है और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस कहती है कि हमारे यहाँ संविधान से काम होता है, तो मुझे याद है कि जब पिछले 18 में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो किस विधायक दल ने कौन सा विधायक दल का नेता चुना था कि रात में बन गए ताम्रध्वज साहू। वो दिल्ली से चले आए छत्तीसगढ़, रायपुर, और वहाँ रातों रात बदल गए, भूपेश बघेल का नाम आ गया। विधायक दल की तो कोई मीटिंग नहीं हुई। तो इसी तरह से बीजेपी में भी है। मोहन यादव कहीं लिस्ट में नहीं थे, लोग परंपरागत चेहरा मान रहे थे। दोनों ही पार्टियां चौंकाती हैं और निश्चित रूप से दोनों पार्टियों का फैसला हाईकमान ही करता है। ये एक दूसरे पर राजनीतिक आरोप हो सकते हैं, आक्षेप हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई आज की तारीख में सच्चाई यही है कि हाईकमान ही तय करता है कि कौन होगा नेता। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर यहाँ पर बात आती है। मैं प्रवक्ताओं को भी सुन रहा था, अनिल जी को सुन रहा था, वासु जी को सुन रहा था। सबसे बड़ी बात, वासु जी, अनिल जी, आप दोनों से मेरा ये सवाल है। सबसे पहले अनिल जी, आपके पास आना चाहूंगा। नगरीय निकाय चुनाव, आखिर में संगठन की कवायद इतनी तेज क्यों है? क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों अपनी तैयारियां कर रही हैं। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कितने तरीके से आप, किस रूप से तैयार हैं, कितने सशक्त हैं आप, बता दीजिए जरा। अमनदीप जी, देखिए, छत्तीसगढ़ का निर्माण जब से हुआ, हम 2008 और 13 में भी सरकार में नहीं थे, तब भी हमारा परफॉर्मेंस हमेशा स्थानीय निकाय के चुनाव में बहुत बेहतर रहा और 2018 में तो ये बहुत बुरी तरह हारे। तो देखिए, इस बार भी हमारा परफॉर्मेंस स्थानीय निकाय लेकिन 2018 में कांग्रेस की सरकार थी अनिल जी, 2018 में कांग्रेस की सरकार थी और जब जब सत्ता पक्ष रही है उसको फायदा हुआ है नगरीय निकाय चुनाव में। छत्तीसगढ़ का ये इतिहास रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है, 8 और 13 में रमन सिंह की सरकार थी, लेकिन स्थानीय निकाय हम ज्यादा जीते थे और 18 में निश्चित रूप से बहुत ज्यादा जीते, क्योंकि लगातार जिस तरह से सरकार बनते ही कुछ घंटों में किसानों की कर्ज माफी हुई, धान की कीमत दी गई, उसका फर्क था। लेकिन देखिए, निकाय चुनावों को लेकर दो बातें मैं जरूर आपके लोकप्रिय चैनल पर कहूंगा। एक बात यह है कि जो 2 अध्यादेश लाए हैं, एक में इन्होंने कहा कि पार्षदों से नहीं सीधे चुनाव होगा। तो देखिए, हमारा संविधान कहता है कि स्थानीय निकाय से लेकर लोकसभा के चुनाव तक सदनात्मक व्यवस्था होनी चाहिए, सदन होना चाहिए, वहां प्रस्ताव पास होने चाहिए। तो आप खुद सोचिए मनदीप जी कि अगर अध्यक्ष सीधे चुना गया, एक अकेला रह गया और बाकी पार्षद दूसरे दल के हो गए, तो कैसे वो प्रपोजल पास कराएगा, कैसे एमआईसी और पीआईसी का गठन करेगा, किस तरह से वो प्रस्ताव अटकेंगे नहीं। तो देखिए, एक संवैधानिक व्यवस्था बनाई गई कि सदन में एमआईसी पीआईसी जवाबदेह हो, अध्यक्ष को वहां जवाब देना रहे। और अभी जो व्यवस्था है इन्होंने जो बनाई, वो कहीं ना कहीं संवैधानिक व्यवस्था के अगेंस्ट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अफवाहों के माध्यम से इसको चलाने का काम किया। दूसरा देखिए अध्यादेश, जिसपे बहुत बड़ा तर्क यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इन्होंने शपथ पत्र दिया कि हम चुनाव करा लेंगे, और आज स्थिति यह है कि 6 महीने कैसे चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं, इसलिए अध्यादेश लेकर आ गए कि चुनाव को भी टालना होगा। तो स्थानीय निकायों में जो जनप्रतिनिधि चुनकर आते थे, वो जनता की सेवा करते थे, जनता के लिए नीतियां बनाते थे, उनको लगभग स्वायत्त संस्थाओं का दर्जा था और स्वायत्तता दी जानी चाहिए, हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं। तो उन निकायों के लोकतंत्र को क्यों कील कर रही है भाजपा? चलिए ठीक है अनिल जी, मतलब आप कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस जिस बिल को लेकर आई थी, जिसमें चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होते थे, वो सही है। ये जो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो रहे हैं, ये संविधान के अनुरूप नहीं है, आप यही कहना चाहते हैं? फिर मैं जवाब ले लेता हूं। ठीक है वासु जी, जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव पहले सही होते थे, अब आप लोगों ने जो बदला है इसे, ये गलत है। देखिए अमनदीप जी, या तो कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात को बताना नहीं चाहते, या तो ये कंफ्यूज है। या अगर ये प्रक्रिया किसी ने चालू की, उनका नाम है दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने ही महापौर के चुनाव का प्रत्यक्ष रूप से चालू किया था। ये कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय को ही पता होगा, मैं जानता हूं, अनिल जी विद्वान प्रवक्ता है। और दूसरी बात, वन नेशन इलेक्शन में भी ये कहते हैं
कि ये प्रक्रिया गलत है, संविधान के खिलाफ है। इतने सालों में दिक्कत आ रही है। और जो निकायों के चुनाव पहले तो दूसरे पद्धति से ही होते थे, उसको छोड़िए ना। अभी हमने व्यवहारिक दिक्कत देखी और उसको संशोधन किया, तो आपके पास क्या तर्क है? कौन सा संविधान का निर्देश था जिसके कारण आपने उसको प्रत्यक्ष किया? तो सदनात्मक व्यवस्था कैसे चलेगी निकायों में? क्या आप उसको भंग करना चाहते हैं? ये बड़ा सवाल है। उस समय के तत्कालीन परिस्थिति ठीक है ना, मुझे लगता है अनिल जी पहले वासु जी को सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। जी देखिए अमनदीप जी, मैं यही कह रहा हूं, कांग्रेस जो है दिग्भ्रमित करने की राजनीति करती है। देख, आपने जब जो प्रक्रिया बनाई थी उसी के आधार पर प्रक्रिया चल रही थी, और प्रक्रिया चल रही है तो उसके बाद आपकी सरकार को क्यों चेंज करना पड़ा? कहीं ना कहीं इनको डर था कि हम अगर डायरेक्ट मेयर चुनाव में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको हार का सामना करना पड़ जाएगा, क्योंकि एक साल में इतने सारे भ्रष्टाचार उजागर इनकी सरकार में हो गए थे। तो कैसे षड्यंत्र किया जाए, कैसे जनता के अधिकार को छीना जाए, कैसे लोकतंत्र की हत्या की जाए, ये कांग्रेस पार्टी। चलिए ठीक है, अनिल जी कुछ कह रहे हैं, अनिल जी कहिए। अमनदीप जी, 1 वर्ष के लिए मेयर और अध्यक्ष का चुनाव भी होता था इस देश में, इस प्रदेश में। तो देखिए व्यवस्था बदलती रही। दिग्विजय सिंह जी की सरकार के समय यह व्यवस्था आई कि प्रत्यक्ष चुनाव होता था। बाद में हमने सदनात्मक व्यवस्था का फार्मूला बनाया और उसमें व्यवहारिक दिक्कतें भी देखी गई, तो संविधान के निर्देशक तत्वों के अनुसार उसमें संशोधन किया गया। पर इनके पास कोई जवाब नहीं है। और देखिए ये सरकार में बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि हम हार जाते प्रत्यक्ष चुनाव होता तो। अरे साहब, इसके पहले प्रत्यक्ष चुनाव हुए और हम जीते, 13 में भी जीते, 8 में भी जीते। तो ऐसा नहीं है, हार जीत का झूठा फलसफा है इनका। चलिए ठीक है अनिल जी। सिकंदर सर, मैं सिकंदर सर के पास आना चाहूंगा। सर 30 सेकंड का मात्र समय बचा हुआ है क्योंकि हम डिबेट के एकदम अंतिम कड़ी में है। सर, अप्रत्यक्ष प्रणाली से पहले चुनाव होते थे, अब छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष प्रणाली से यहाँ पर चुनाव होंगे। अब ऐसे में क्या कुछ स्थिति बनती है? क्योंकि जो कांग्रेस प्रवक्ता उन्होंने ये सवाल भी उठाया था कि अगर महापौर किसी दूसरी पार्टी का बन जाता है और पार्षद दूसरी पार्टी के ज्यादा बन जाते हैं, तो ऐसे में किसी भी बिल को कैसे पेश किया जाएगा, कैसे पास किया जाएगा? इस पर आप अपने विचार रख दीजिए सर। सदन चाहे विधानसभा का हो चाहे निगम का हो, ये प्रक्रिया से चलता है, दल से नहीं चलता है। संवैधानिक जो व्यवस्था होगी उस प्रक्रिया से सदन चलेगा। बिल पास होंगे नहीं पास होंगे, हाँ ये है कि अगर अच्छे बिलों का और विकासात्मक कार्यों का विरोध होगा केवल इसलिए कि हमारी पार्टी का मेयर नहीं है, तो इससे जनता में ये संदेश जाएगा कि विकास के बीच में बाधा कौन पैदा कर रहा है। ये बड़ा संकट खड़ा होगा और कोई संकट नहीं होना है, क्योंकि व्यवस्था से चलना है। तो खुद दोनों प्रवक्ता कर रहे हैं संविधान से देश चलता है, संविधान से व्यवस्था चल, तो संविधान में जो प्रावधान है उसके हिसाब से काम होंगे। दलीय व्यवस्था में केवल दल की संकीर्णता नहीं होगी तो सारे काम होंगे, कहीं कोई व्यवस्था में कोई परिवर्तन उस तरह का व्यवधान नहीं आएगा। चलिए बिल्कुल, मुझे लगता है काफी सार्थक चर्चा हुई है और मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद करता हूं। तो छत्तीसगढ़ में चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, लगातार अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई है और ऐसे में जुटना भी क्यों ना हो, क्योंकि प्रदेश में अब नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि नगरीय निकाय चुनाव में किसका डंका बजता है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ डिबेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।